हेलो गाइस, वेलकम टू के एनालिसिस। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि संविधान सभा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से लास्ट तक डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कहाँ बनी। आखिरकार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है, यानी कि संविधान सभा होती क्या है। तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि एक ऐसे लोगों का समूह है जो लोग मिलकर के किसी देश का संविधान बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की बात अगर हम बोलें सही मायने में तो ऑफ इंडिया की बात करने वाले हैं। नहीं तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी कंपनी की भी हो सकती है, किसी देश की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। तो अगर मैं बात करूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, तो ये होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि एक ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समूह जो संविधान का निर्माण करेंगे, जो संविधान का निर्माण करेंगे, ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत होती है वो 1934 में होती है। इसकी इंडिया की, अगर मैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करूं, शुरुआत 1934 में होती है। 1934 में जो कांग्रेस पार्टी होती है वो सबसे पहले बोलती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना चाहिए। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये जो टर्म है सबसे पहले दिया था एम एन राय ने। सबसे पहले जो टर्म दिया था वो दिया था एम एन राय ने, यानी कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने ही बोला था कि पहली बार जो हमारी संविधान सभा है उसका निर्माण करिए। तो जो संविधान सभा का पहला कंसेप्ट है वो किसने दिया था? एम एन राय ने दिया था 1934 में। जो एम एन राय ने 1934 में बोल दिया कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। फिर 1935 में क्या होता है? 1935 में जो कांग्रेस है, 1935 में जो कांग्रेस थी उसने आधिकारिक रूप पर, यानी कि ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हमारा भी एक संविधान होगा, हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, यानी कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ तक बात चल रही थी कि फिर 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, यानी कि 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 से आपका क्या शुरू होता है? वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार सेकंड जब शुरू हो जाता है तो वर्ल्ड वार सेकंड में इंडिया जो है, यानी कि जो इंडिया के सैनिक हैं वो बिना इंडिया के नेताओं की परमिशन के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाते हैं। अंग्रेज उनको शामिल कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद फिर बात आती है कि भाई हमें संविधान सभा का निर्माण करना पड़ेगा, हमें अपना संविधान बनाना है। तो फिर वो हिंदुस्तानियों को एक तरह से कि बोलने के लिए कि चलो आप अपना संविधान बना लो, वो भेजते हैं अगस्त ऑफर, वो भेजते हैं अगस्त ऑफर। और ये जो अगस्त ऑफर है ये ही पहली बार, अगस्त ऑफर कब भेजा जाता है इसकी भी लिख लो टाइमिंग, 1940 में। ठीक है, जब अगस्त ऑफर 1940 में आ जाता है तो पहली बार जो संविधान की बात हुई अंग्रेजों द्वारा वो अगस्त ऑफर में हुई थी। पहली बार संविधान की चर्चा जो है, यानी कि आप अपना संविधान बना सकते हो, संविधान की चर्चा ये किसमें हुई थी? अगस्त ऑफर में। लेकिन इसमें ये था कि भाई डिफेंस हमारे पास रहेगा, रेलवे हमारे पास रहेगी, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस मिलेगी। तो ये रिजेक्ट हो गया था। ये क्या हो गया था? रिजेक्ट कर दिया था। अंग्रेज जो अपने भारतीय नेताओं थे उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये रहा था अगस्त ऑफर तक की शुरुआत। इसके बाद क्या होता है, जब ये अगस्त ऑफर चलता रहा तो फिर आती है क्रिप्स मिशन की बात। ठीक है, वो कब आता है? उससे पहले आ जाता है आपका, बताते हैं अभी, क्विट इंडिया मूवमेंट। पहले नहीं आता, बाद में आता। ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है आपका, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन क्या बोलता है? क्रिप्स मिशन बोलता है कि चलो भाई आप ना मेजोरिटी के आधार पे अपनी अपनी सीट ले लेना। लेकिन इसने भी अलग अलग बात नहीं करी। यहाँ पे मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी कि हमें पाकिस्तान अलग मिले, हिंदुस्तान अलग मिले। ऐसा क्रिप्स मिशन ने नहीं बोला, और ये भी क्रिप्स मिशन क्या हो गया? रिजेक्टेड हो गया। क्रिप्स मिशन क्या हो गया? रिजेक्टेड। इसका नाम क्रिप्स क्यों? क्योंकि ये क्रिप्स के जो एक सदस्य था जिसका नाम क्रिप्स था, ठीक है, वो अकेला ही आया था इस मिशन को लेकर के। अब ये क्रिप्स दोबारा भी आएगा, है ना, ये क्रिप्स दोबारा भी आएगा। रिजेक्टेड हो गया। और महात्मा गांधी ने इसे एक चीज बोली थी, महात्मा गांधी ने इसे एक चीज बोली थी
पोस्ट डेटेड चेक, महात्मा गांधी ने से बोला था पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ये ऐसा चेक है जिसकी अब तारीख खत्म हो गई है और ये अब कैंसिल, ठीक है। तो यानी कि क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेन बात आती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा की मेन बात आती है, वो शुरुआत होती है हमारा अब जो हमारा कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। इससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो हुई थी वो ग्वालियर टैंक में शुरुआत हुई थी इसकी। ग्वालियर टैंक में इसकी शुरुआत हुई थी और ग्वालियर टैंक में ही महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। यहाँ पे ही डू और डाई का जो नारा दिया गया था, करो या जो मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा, वो यहाँ पर ही दिया गया था। कहाँ पर? ग्वालियर टैंक बॉम्बे, ग्वालियर टैंक बॉम्बे में ही इसका नारा दिया गया था, ठीक है। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे ग्वालियर टैंक का नारा, डू और डाई का नारा दिया गया था। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है कैबिनेट मिशन, और इसके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा था। और ये जो कैबिनेट मिशन आता है ये 1946 में, यानी कि 1946 में ये कैबिनेट मिशन आता है। और कैबिनेट मिशन बोलता है कि चलो आप अपनी एक संविधान सभा का निर्माण करो, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, लेकिन इसमें भी शर्त क्या थी कि जो 2 स्टेट वाली डिमांड थी, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान वाली जो डिमांड थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो रिजेक्ट हो गई थी। उस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो ये एक कैबिनेट मिशन जो था, इसीलिए हालांकि बाद में कैबिनेट असेंबली के चुनाव भी हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव भी हुए, लेकिन मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन वो कैबिनेट असेंबली में अंदर नहीं गई थी। तो बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन के बाद क्या ऐसा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि कैसे कैसे इसका संविधान हुआ। ये था इसका एक बैकग्राउंड। देखो बैकग्राउंड बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। बैकग्राउंड के आगे की बात कर ले तो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे। मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल जो टोटल मेंबर थे 389। टोटल मेंबर कितने थे? 389, ठीक है। 389 में से 296, इसका भी एक मतलब डिवाइड करें तो 296 और 93। 296 थे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से, ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है। और ये जो 93 थे ये थे प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया का मतलब जो राज्य, जो क्षेत्र ब्रिटिश के कब्जे में थे, यानी कि ये थे ब्रिटिश के कब्जे में, ब्रिटिश के कब्जे में। प्रिंसली स्टेट जो ब्रिटिश के कब्जे में नहीं थे, जैसे राजपूत स्टेट्स, तो यानी कि ये ब्रिटिश के कब्जे में नहीं थे, ये ब्रिटिश के कब्जे में नहीं थे, ठीक है। ये रहा था 93 प्रिंसली स्टेट। अब इस 296 में से भी, इस 296 से यानी कि इस 296 में से 2 हिस्से हुए थे, ठीक है। और वो जो 2 हिस्से हुए थे, एक तो हुआ था 292 और एक हुआ था 4। ये जो 292 थे ये 11 गवर्नर, ये 292 जो थे 11 गवर्नर ब्रिटिश स्टेट के थे, 11 गवर्नर ब्रिटिश स्टेट के थे। और ये जो 4 थे ये कमिश्नर ब्रिटिश स्टेट के अंदर थे, यानी कि एक क्या होता था ये बताता हूँ मैं आपको। कमिश्नर वाले थे, देखो क्या होता था कि ये जो कुछ ब्रिटिश एरिया गवर्नर के अंतर्गत आते थे और कुछ जो है ब्रिटिश एरिया कमिश्नर के अंतर्गत आते थे। तो उसमें से 4 हमने कमिश्नर को दे दिए थे। ये कमिश्नर कौन कौन से थे मैं बता देता हूँ। 4 जो कमिश्नर के नाम थे, 4 कमिश्नर के नाम कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर मारवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये था इसका डिवाइडेशन, कैसे कैसे डिवाइड ये हुए थे। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें एक चीज याद रखना, पार्टली इलेक्टेड यानी कि पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड, यानी कि आधी इलेक्टेड और आधी
नॉमिनेटेड। ठीक है, एक मिनट रुकोगे। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्सली इलेक्टेड और पार्सली नॉमिनेटेड बॉडी थी, यानी कि जो आधी तो इलेक्टेड होगी और आधी नॉमिनेटेड होगी। और आधी के भी जो चुनाव हुए थे वो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द पीपल नहीं थे। आधी के जो चुनाव हुए थे वो सीधे लोगों ने नहीं चुने थे। सीधे लोगों का चुनने का मतलब क्या है, जैसे आज आप अपने एमएलए एमपी को चुनते हो, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी ऐसे नहीं चुनी गई थी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई थी हमारी, वो जो मतलब वहाँ के हेड थे, ठीक है, वहाँ के जैसे गवर्नर हो गए या प्रिंसली स्टेट हो गए, उनके फिर कुछ अलग अलग बॉडीज़ के नाम उन्होंने रिकमेंड कर दिए थे, वो उन्होंने चुन के दे दिए थे, लेकिन सीधे जनता ने नहीं चुने थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो जो इसके चुनाव हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चुनाव हुए थे, वो चुनाव होते हैं आपके जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में इसके चुनाव होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिख लेते हैं कि चुनाव कब होते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड। यानी आधी इलेक्टेड और आधी नॉमिनेटेड ये बॉडी थी। ठीक है, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर इसके आगे। लास्ट में ना एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करा देंगे, चिंता मत करना। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं फिर आपसे टोटल स्ट्रेंथ हो गई। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, जो इनके चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, जुलाई और अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में। जब जुलाई अगस्त 1946 में इनके चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने इसमें से 208 सीटें जीती थी। कांग्रेस यानी कि आईएनसी 208 सीटें। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे जो मुस्लिम लीग थी फिर उसने 73 सीट जीती थी। जो हमारी मुस्लिम लीग थी 73 सीट। और जो बाकी कुछ इंडिपेंडेंट थे, कुछ बिना पार्टी के वाले नेता थे, तो जो अन्य जो थे उन्होंने जीती थी यहाँ पे 15 सीट। उन्होंने जीती थी यहाँ पे 15 सीट। ठीक है, तो ये हो गया 296 का आपका कॉम्बिनेशन, है ना। वो जो 93 थे वो पूरे के पूरे नॉमिनेटेड थे, वो 93 नॉमिनेटेड थे। ये जो चुनाव हुए थे बस 296 वाली सीटों पे हुए थे। ठीक है, 296 वाली सीटों पे ये चुनाव हुए थे। जब इसीलिए मैंने बोला ना, आधे इलेक्टेड और आधे नॉमिनेटेड। ठीक है, आने तो उसमें पूरे 389 कितने थे टोटल मेंबर, 389। 389 क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े आराम से कि कुल मेंबर, कुल सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने थे। जब 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे तो फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इसकी मीटिंग होती है तो पहली मीटिंग जो होती है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में क्या होता है, इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। इसकी जो पहली मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 में। एक और चीज़ समझ लो, जो इनकी सीट्स हैं, यानी कि सीट्स बटी कैसे, ठीक है, कि भाई जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज टाइप मान लो, जैसे अब लोकसभा में 545 या 543 मेंबर होते हैं, वो कैसे बांटे हैं। जैसे यूपी की विधानसभा में 403 है, वो 403 सीट कैसे बटी। तो जो इनकी सीट्स बटी थी वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो सीट्स बटी थी वो जनसंख्या के आधार पर इनकी सीटें बटी थी। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सीटें बटी थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग होती है। और 9 दिसंबर 1946 में जब मीटिंग होती है तो इसमें जो पहले हमारे प्रेसिडेंट हैं, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो उसका आंसर आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, या अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो उसे डॉक्टर पहली मीटिंग में स्पेशली ये होता है कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। और फ्रेंच से हमने ली थी, जो प्रैक्टिस थी हमारी फ्रेंच वाली प्रैक्टिस थी। और इस प्रैक्टिस में क्या होता है, इस फ्रेंच वाली प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो उस सभा में
सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है, यानी कि फ्रेंच प्रैक्टिस थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सभा में सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है आप उसे उसका अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। लेकिन इंडिया ने सोचा कि चलो अभी पहली शुरुआत है, आप ऐसा कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद फिर सेकंड और थर्ड मीटिंग होती है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये पहली मीटिंग आपको समझ में आ गई, 9 दिसंबर 1940, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ये भी ध्यान रख लेना, ये कैसे प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, अस्थायी। ये कैसे थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, अस्थायी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जब इनको अस्थायी प्रेसिडेंट अब चुन ही लिया गया था, फिर इसके बाद शुरुआत आती है कि इसमें सेकंड और थर्ड मीटिंग होती है। जब सेकंड और थर्ड मीटिंग की बात आती है, तो जो सेकंड और थर्ड मीटिंग थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो सेकंड मीटिंग होती है इसकी 11 दिसंबर 1940 को, ठीक है। और जो इसकी थर्ड मीटिंग होती है वो होती है 13 दिसंबर 1940 को। MPPCS में एक क्वेश्चन भी आया था कि जो 13 दिसंबर 1940 वाली मीटिंग थी वो कौन सी थी, सेकंड थी, थर्ड थी या फोर्थ थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो उसका आंसर था 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था। और वो जो तीसरी बैठक का आयोजन हुआ था वो सबसे इम्पोर्टेंट बैठक मानी जाती है संविधान सभा की। लिख लेते हैं इनको भी। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1940, सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या कर देते, सेकंड मीटिंग। सेकंड मीटिंग की बात करते हैं, तो जो सेकंड मीटिंग होती है ये होती है आपकी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1940 को सेकंड मीटिंग होती है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। 11 दिसंबर 1940 को सेकंड मीटिंग होती है। सेकंड मीटिंग में क्या होता है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट चुने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, प्रेसिडेंट चुने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ एक और एक मस्त बात होती है कि जो हमारे HC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी थे, है ना। इसमें अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपसे बार बार पूछा गया, प्रेसिडेंट। अब हम थोड़े से वाइस प्रेसिडेंट की ओर चलते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाले भविष्य में कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन कौन बने थे, एक तो बने थे HC मुखर्जी, एक तो बने थे HC मुखर्जी, और एक जो दूसरे थे वो थे BT कृष्णमाचारी। दो जो थे वो इसके क्या बने थे, वाइस प्रेसिडेंट। दो क्या बने थे इसके, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। दो इसके वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे। एक मिनट ये दिखाओ, वीडियो सही आ रही है। माल करना कुछ दिक्कत कर रहा है, लग लिया है ना, एक मिनट। हाँ जी, हाँ, तो ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी जो थे इसके वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे, ठीक है। 11 दिसंबर 1940 को इसकी सेकंड मीटिंग थी। इसकी क्या थी, सेकंड मीटिंग थी 11 दिसंबर 1940 को, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके बाद फिर थर्ड मीटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड मीटिंग की। कब हुई थी, 13 दिसंबर 1940 को। 13 दिसंबर 1940 को इसकी थर्ड मीटिंग होती है। और थर्ड मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज करते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था, देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कुछ नहीं था तो बहुत कुछ। जो हमारा इंडिया है, जैसे कि संप्रभुत्व यानी कि सोवरेन कंट्री, जो हमारा इंडिया है, सोवरेन रिपब्लिक
यानी कि संप्रभुत्व, और ये जो टाइप का हमारा भारत रहेगा वो इसमें रहेगा। हमारे इंडिया के संविधान में फंडामेंटल राइट होंगे, ठीक है। हमारे इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यूनियन रहेगा हमारा इंडिया, ठीक है। यानी कि इस टाइप के जो कंसेप्ट थे वो हमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दिए गए, और बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को माना जाता है। यहाँ से शुरुआत होगी इंपॉर्टेंट चीज की। अब एक चीज समझ लेना, एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया था कि 13 दिसंबर 1946 को जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास होता है तो वो कौन सी मीटिंग थी, थर्ड मीटिंग थी या सेकंड मीटिंग थी या कौन सी मीटिंग थी, ये हमको बताना था। तो इसका आंसर थर्ड मीटिंग हो जाता, ठीक है। जब थर्ड मीटिंग हो जाती है 13 दिसंबर 1946 को, फिर उसके बाद आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास कब होती है, यानी कि ये, और जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे 13 दिसंबर 1946 को आते हैं और 22 जनवरी 1947 को ये पास होते हैं। 22 जनवरी 1947 को पास होते हैं। क्या पास होते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कब पास होता है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? आता कब है? 13 दिसंबर 1946। लाता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। पास कब होता है? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हम थोड़ी सी कमेटीज की बात करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह, लेकिन इससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि जब इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी, जल्दी बताओ पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। जो इसकी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग जो है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। इसमें मुस्लिम लीग जो है इसने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। जब मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेशन नहीं किया तो दिक्कत होने लगी कि भाई जब मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती है तो इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। फिर आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इस इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और इसके बाद आता है एक जून में 3 जून को एक इंपॉर्टेंट प्लान आता है, अगर आपको याद रहा हो तो, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान, ये जो प्लान बोलता है, ये प्लान बोलता है कि भाई जो इंडिया है वो इंडिया और पाकिस्तान में बट जाएगा, इंडिया प्लस पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया जो है वो दो हिस्सों में बट जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। जब इंडिया और पाकिस्तान में बटेगा तो एक चीज समझो, जो मुस्लिम लीग थे उनको एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान वाले एरिया में गए थे उन्होंने अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली, उन्होंने अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली। लेकिन अब कुछ एरिया ऐसे भी रहे थे, जैसे मान लो कि आपके यूपी से मुस्लिम लीग के सदस्य चुने गए, ठीक है। यूपी के जब मुस्लिम लीग के जो सदस्य चुने गए वो रहे तो यूपी में गए, फिर वो जो मुस्लिम लीग थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ जाती है। मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य, देखो मुस्लिम लीग दो हिस्सों में बट गए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मुस्लिम लीग दो हिस्सों में बट गए, आधा इंडिया में और आधा पाकिस्तान में, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान में ज़्यादा थे, बाकी जो बचा इंडिया में बहुत कम रह गए थे, लेकिन जो कम रह गए थे वो भी फिर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बन चुके थे, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था जो 93 प्रिंसली स्टेट थे उनकी सीट खाली थी, 93 प्रिंसली स्टेट थे उनकी सीट खाली थी। अब वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ चुके थे, जब उन्होंने देखा इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंटर मार चुके थे, ठीक है। और ये असेंबली जो है, अब असेंबली के फीचर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ तक बात आ गई है ना। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या बोला कि भाई आप किसी भी चीज को इस कानून सहित, यानी कि इस वाले एक्ट सहित किसी को रद्द कर सकते हो, ठीक है। पुराने एक्ट जो है उन्हें सबको डिमोलिश खत्म कर सकते हो। एक ये बोला था, इन्होंने बोला था कि अब सारी सॉवरेन पावर इंडिया के हाथ में है। इन्होंने बोला था कि जो जैसे वायसराय पोस्ट होती है वो हमने खत्म कर दी, ठीक है। इन्होंने बोला था जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाली जो पोस्ट है वो हमने खत्म कर दी। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बोला गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फीचर्स। फीचर्स की जब हम बात करेंगे तो फीचर्स में दो तीन चीजें आ जाएंगी। सबसे पहली है सॉवरेन बॉडी, यानी कि संप्रभुत्व, इसकी अपनी पावर लेने की औकात थी। सॉवरेन का मतलब संप्रभुत्व वाली ये सभा थी, ठीक है ना। ये अपनी पावर खुद ले सकती थी, जिसको चाहे उसको चुन सकती थी, जिसको चाहे उसे बाहर निकाल सकती थी, जैसा ऐसा लगे इंडिया के लिए जो उचित लगे ये बॉडी आराम से कर सकती थी, ठीक है। अब इसके बाद जो मजेदार वाली बात यह है कि यही बॉडी, अब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडी है इसने दो पार्ट में काम किया, इसने दो पार्ट में काम किया। एक तो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाती है, जो बॉडी कानून बनाती है, यानी कि जिसे आप संसद बोलते हो, ठीक है, संसद, है ना। और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाई गई थी, यानी मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान का
निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। अब ये दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक संसद का काम कर रही थी, एक भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य कर रही थी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब जब अब ये दो बाद में मिलती थी, अलग अलग टाइम पे यही सेम बॉडी दो रूप में मिलती थी। एक बार अगर मान लो जैसे आज है 10 दिसंबर, आज है 10 दिसंबर और कल है 11 दिसंबर, तो हो सकता है 10 दिसंबर को तो इस फॉर्म में मिल जाए लेजिस्लेटिव बॉडी, और 11 दिसंबर को मिल जाए इस वाली फॉर्म में, है ना, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली। अलग डेट पे अलग टाइम पे अलग अलग रूप में ये मिलेगी, ठीक है। एक ही लोग अलग डेट में अलग टाइम पे। अब मान लो भाई कोई एक कहीं जगह का मैनेजर हो सकता है, कहीं जगह का प्रेसिडेंट, सेम इसी चीज में चल रहा था। तो ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, जो संसद वाली बॉडी मिलती थी, है ना, इसके जो प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन या स्पीकर उस टाइम पे जो इसके अध्यक्ष होते थे, वो होते थे जीवी मालवणकर। इसके जो अध्यक्ष होते थे, अगर ये संसद की तरह मिल रही है, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिल रही है, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे जीवी मालवणकर, प्रेसिडेंट। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूप में मिल रही है, तो जो इसके प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मिलेगी ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह, तो इसके प्रेसिडेंट होंगे जीवी मालवणकर, और मिलेगी ये मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बॉडी की तरह, तो इसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कुछ चीज़ें ऐसी रही हों जो आपको समझ ना आई हों, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात कर लूँ तो आपसे अदर फंक्शंस की मैं बात करूँगा। अदर फंक्शंस में अगर मैं नई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, ठीक है, बता रहा हूँ याद इससे, है ना। लास्ट में भी डिस्कस कर लेंगे इसकी समरी, ठीक है, एक लाइन में, एक लाइन में, एक लाइन में, एक लाइन में। हाँ जी, इसके बाद कर लेते हैं इसने काम क्या क्या किए, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निर्माण तो सबको पता है कि भाई इसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा कि वो भी क्या बवाल है ना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अदर फंक्शन। देखो, इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ था 1949 में। इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ था 1949 में, है ना। तो ये भी कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ था, ये भी इसने बताया था कि चलो भाई आप कॉमनवेल्थ में शामिल हो जाओ 1949 में। एक काम इसने ये किया था, ठीक है। इसके अलावा जो इसने दूसरा काम किया था, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, 22 जुलाई 1947, सही डेट लिखिए ना, 22 जुलाई 1947 को इसने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर जो हमारा नेशनल एंथम है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत प्लस गान दोनों एक साथ कर लो, 24 जनवरी 1950 में ये इसने एक्सेप्ट किए थे, राष्ट्रीय गीत प्लस गान 24 जनवरी 1950 में। यहाँ तक चीज़ समझ आई कि नहीं आई। इसके अलावा इसने एक और काम किया था 24 जनवरी 1950 को, अगर कोई बता पाए तो, जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पहले राष्ट्रपति जो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, वो जो चुने गए थे वो भी 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे, वो भी 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे, ठीक है। अब जो हमारा संविधान सभा का पूरा काम है, वो जो कंप्लीट काम होता है, मीटिंग चल रही थी, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 से शुरू होती है, 9 दिसंबर 1946 ऐसे लिखा जाएगा, 9 दिसंबर 1946 से शुरू होती है, और जो हमारी लास्ट मीटिंग है, फिर वो जो लास्ट मीटिंग हमारी खत्म हो जाती है, लास्ट मीटिंग जो हमारी खत्म हो जाती है, यार बताओ, 26 नवंबर 1949 को हमारी लास्ट मीटिंग खत्म हो जाती है, 26 नवंबर 1949 को हमारी लास्ट मीटिंग खत्म हो जाती है। इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं, ड्राफ्टिंग कमेटी जब आऊँगा मैं इसमें एक और चीज़ बताऊंगा, भी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो उस टाइम यही चल रहा था कि देखो अब यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, हमारा जो संविधान का प्रियम्बल में भी दिन लिखा हुआ है वो 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है, उससे पहले मैं बात करूँगा। तो हमारे भारतीय नेताओं ने भी सोचा होगा कि हारा तो क्या हुआ, हस्ती तो अभी बाकी है, हारा तो क्या हुआ, हस्ती तो अभी बाकी है, कोई कुछ भी कहे मगर मंजिल को उसकी औकात दिखाना बाकी है, ठीक है। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाती है और उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी,
बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब भी संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जाए वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टिक कर देते हैं, जो कि अंशुल गलत है। संविधान सभा के अध्यक्ष जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन जब हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो इसके प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो इसके प्रेसिडेंट थे। और एक और चीज, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात आ गई है तो इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। इनको मॉडर्न यानी कि प्रेजेंट टाइम के मनु, ठीक है। मनु कौन होते हैं? जो एक मतलब नियमों को बनाते हैं जो जिससे समाज चलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मॉडर्न मनु के बाद की बात करूँ तो एक स्टैचू ऑफ नॉलेज इन्हीं के नाम पे स्थापित किया गया है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये भी अभी जल्दी में करंट न्यूज है, पेपर में छपेगा, ये क्वेश्चन लिख लेना। पेपर में ये वाला क्वेश्चन छपने वाला है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे, लातूर महाराष्ट्र में इसे स्थापित किया गया है। लिख लो, लातूर महाराष्ट्र में इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। अब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नवंबर 1949 में ड्राफ्टिंग का मतलब होता है उस संविधान को एक तरह बनाना कि भाई पहले फंडामेंटल राइट आएंगे, फिर डीपीएसपी आएंगे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो तो बता रही थी कि आपको ये इंक्लूड करना है, ठीक है। मान लो उसने बोल दिया कि आपको पहले राइट टू एजुकेशन इंक्लूड करना है, ठीक है, और फिर उसने बोल दिया नहीं आपको ना वो ये तो एजुकेशन इंक्लूड ही करना है, आपको एनवायरनमेंट भी बचाना है, आपको एनवायरनमेंट भी बचाना है। अब इसने बोल दिया ये होना चाहिए, कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे इंक्लूड होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये काम कौन करेगा? ड्राफ्टिंग कमेटी। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है कि संविधान का निर्माण इन्होंने किया। सच्चाई में ये पढ़ रहे थे कि भाई राइट टू एनवायरनमेंट यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत सारी जगह से पढ़ा, और जो हमारा संविधान है माना भी जाता है कि वो लगभग बहुत सारे देशों से लगभग मतलब 76 या 77 देश जो है उनका संविधान पढ़ के हमने अपना संविधान बनाया था, ठीक है। ऐसी चीज़ बोली जाती है अपने संविधान के बारे में, ठीक है। अगर मैं संविधान से अलग की बात करूँ, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद की मैं बात कर लूँ, तो जो फाइनल ड्राफ्ट होता है वो हमारा फाइनल ड्राफ्ट जो पास होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको डेट बताई थी 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व्ड। और लास्ट में प्रेम्बल में एक लाइन है ना, मतलब लास्ट में ऑन 26 नवंबर 1949 को हम अपने आप को संविधान को समर्पित करते हैं। 26 जनवरी 1950 क्या है फिर? इस दिन 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? फाइनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमने ये एक्सेप्ट किया, ये इस दिन फाइनल हो गया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर थे उन्होंने साइन करके बोल दिया ठीक है ना, इसे पास कर दो। लेकिन जो एक्सेप्ट किया, संसद ने जो एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्ट किया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि संविधान का एक्सेप्ट, ठीक है, संविधान का एक्सेप्ट करना जो हुआ था वो हुआ था एक्सेप्ट करना 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। और ये थे इसके फाइनल्स कुछ फंक्शंस, ठीक है। और मेरे हिसाब से अब मैं इसमें एक और चीज़ बोल दूँ तो जो यहाँ पे हमारे प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे, एक प्रियम्बल था लास्ट में जो पास हुआ हमारा संविधान 26 जनवरी 1950, प्रियम्बल 395 हमारे आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, एक प्रियम्बल था, ठीक है, और 8 शेड्यूल थे, और 8 शेड्यूल थे, 8 क्या थे? शेड्यूल थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, कहीं भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। प्रियम्बल, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल, ठीक है। लास्ट में से वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये खत्म हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इतना ही था लगभग। मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ ऐसी बची है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या डिस्कस करना है? मैं वन लाइनर थोड़ा सा करा देता हूँ आपको। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को, सेकंड मीटिंग। 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग। पहली मीटिंग में जो हमारे प्रेसिडेंट चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
सेकंड मीटिंग में कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, HC मुखर्जी और BT कृष्णमचारी, यानी कि उपाध्यक्ष जो है वो चुने गए थे। थर्ड मीटिंग में क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाए। कौन लाए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू। कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 13 दिसंबर अगर 1946 के में बात कर लिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कब हुए? 22 जनवरी 1947 को पास कब हुए थे? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 के बाद फिर ये मीटिंग चलती रही, और फिर इसके बाद जो हमारी नवंबर 1949 में क्या हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी आती है। नवंबर 1949 में क्या होता है? ड्राफ्टिंग कमेटी आती है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज कब हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज होता है 26 नवंबर 1949 को। फाइनल साइन हो गया 284 मेंबर के साथ, ठीक है। जब 26 नवंबर 1949 को 200, तो ये टोटल टाइम कितना लगा? 2 महीने 11 दिन, अरे यार क्या है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन इसका टोटल टाइम था, ठीक है। जब 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे हो गए तो फिर 26 नवंबर 1949 के बाद क्या होता है हमारा? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947, नेशनल फ्लैग, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे फिर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, यानी कि नेशनल एंथम और सॉन्ग, 24 जनवरी 1950। भारत के प्रेसिडेंट, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए ये भी? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? भारत का संविधान पूरा, भारतीय संविधान एक्सेप्ट। संविधान में क्या क्या था? एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, और 8 शेड्यूल यानी कि 8 भाग। समझ में आ गया? संविधान सभा के बारे में इतना था गाइस। और अगर इसके बाद एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, तो जो एक चीज़ ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रोविंशियल मिनिस्टर कौन थे, स्टेट मिनिस्टर कौन थे, तो वो जो सारे काम किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बच्चा है ना। और ये अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो निश्चित रूप से पेपर में 1 या 2 सवाल इसमें से छपने वाला है आपके में, अगर आपका पेपर PSC लेवल तक का है। UPSC में इसमें से एक भी सवाल नहीं छपने वाला, ये भी गारंटी है ना। गारंटी तो नहीं है UPSC है भाई, लेकिन छपना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई मान लो अग्निवीर या ऐसा SSC वगैरह का कोई पेपर है या PSC का भी पेपर है, तो इसमें से 1 या 2 सवाल आपको छपा हुआ जरूर मिलेगा। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो अपने संविधान के बारे में बात करेंगे कि हमारा संविधान कैसा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब इतना लंबा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। और संविधान के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, संविधान के नेगेटिव पॉइंट क्या है, ठीक है। ये सारी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज़, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक चीज़ ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि महात्मा गांधी के अलावा सारी बड़ी पर्सनैलिटीज इस असेंबली में शामिल थी। केवल महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान थे जो इस असेंबली में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म थे, तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है आपको, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।